गुड इवनिंग स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। आ जाइए। आप लोग हिंदी में ही आगे बढ़ेंगे। हिंदी का क्लास कुछ किए थे पहले, आज हिंदी का क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हिंदी में अनेक एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है। संधि के बारे में जानेंगे। संधि के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे, अभ्यास भी बहुत ज़्यादा करेंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उससे जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तब भी, उसमें कुछ कमियां रहेंगी उसकी भी हर एक का कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या अपडेट करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिएगा सभी को। तब आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है बहुत अच्छा क्लास लगेगा। आज पढ़ेंगे संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि। संधि का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, जोड़ना, किसी को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो हिंदी में भी संधि होती है। तो संधि कैसे होती है ध्यान रखिएगा। यहां भी दो शब्दों को जोड़ा जाता है। तो शब्दों को जोड़ा जाता है तो संधि में शब्द नहीं जुड़ता है बल्कि वर्ड जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? वर्ड जुड़ते हैं। संधि शब्दों का मेल ना होकर वर्डों का मेल है। किसका मेल है? वर्डों का मेल होता है। संधि वर्डों का मेल है, दो वर्डों का मेल क्या है? संधि। इसकी अगर परिभाषा को जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि दो वर्डों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार मतलब बोलने पर जो हमें परिवर्तन दिखता है, उसके उच्चारण में जो बदलाव दिखता है, वही क्या है? संधि। दो वर्डों के मेल से क्या कहेंगे? दो वर्डों के मेल, मिलन, मिलन, दो वर्डों के मेल से होने वाले मेल से विकार या परिवर्तन, वर्ड के मेल से विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्डों के मेल से, जो वर्डों को मिल जाने से जो नया वर्ड बनता है, उसमें जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। याद रखिएगा, संधि शब्दों का मेल नहीं है बल्कि वर्डों का मेल है। वर्डों का मेल है। देखिए, संधि का जो संधि विच्छेद होता है वह समधन्धी होता है। संधि शब्द का खुद संधि विच्छेद समधन्धी होता है। समधन्धी होता है जिसका अर्थ होता है मिलना। जिसका अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। यानी इसका अर्थ होता है मिलना। समधन्धी का अर्थ क्या होता है? मिलना या मिलन। समधन्धी का अर्थ होता है मिलना या मिलन। तो मिलता क्या है? दो वर्ड मिल जाते हैं और उसमें अलग से उसका उच्चारण हो जाता है, उसी को हम कहते हैं विकार या परिवर्तन, उसी को हम कहते हैं संधि। तो संधि समझ में आ गई। उसी वर्ड को, जो मिलन वर्ड होता है, उसी को अलग अलग कर देना, मिलन वर्डों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मिलन वर्डों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। दोनों ध्यान रखिएगा। मिलन वर्डों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर लिखें विद्यालय, तो ये विद्यालय देखिए संधि है। विद्यालय संधि है। पूछेगा विद्यालय में कौन संधि, वो तो पढ़ेंगे पहले, लेकिन विद्यालय एक संधि है। इसको अगर अलग अलग किया जाए तो अलग अलग दो शब्द मिलेंगे और दोनों का अपना अर्थ होगा विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, दोनों वर्डों को अलग अलग कर। देखिए, इसमें विद्यालय एक ही में था, आलय एक ही में था ना, आ यानी वही आ विद्या के लिए काम कर रहा था, वही आ लय के लिए भी काम कर रहा, आलय के लिए भी। तो विद्यालय एक में था, विकार या परिवर्तन हो गया था, हम उसी को वर्ड को अलग अलग कर, जो मिलन था हमने उसी को अलग अलग किया। तो क्या हुआ? आ इसमें आ गया और आ इसमें आ गया, दोनों अलग अलग हो गए। वही हमारा क्या है? संधि विच्छेद। समझ में आया होगा संधि विच्छेद और संधि बेहतर तरीके से।
वर्णों के मेल को अलग अलग वर्णों में बदलना, अर्थात उसी वर्णों को जिस वर्णों का मेल हुआ था उन दोनों वर्णों में ही बदल देना संधि विच्छेद है। उन दोनों वर्णों का मेल कर देना ही संधि है। संधि का खुद संधि विच्छेद समधि है, जिसका अर्थ होता है मिलना। यह व्यंजन संधि है, इसको पढ़ेंगे। संधि को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ लिखे होंगे, आधा न लिखिए या उस पर अनुस्वार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे व्यंजन में। जहां म आता है वहां लगाया जा सकता है, व्यंजन संधि में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो संधि को दोनों तरीके, दोनों सही माना जाएगा, दोनों शब्द सही होते हैं। यहाँ संधि की परिभाषा और संधि के बारे में पता चल गया होगा। वर्णों का जो मिलन होता है, वर्णों का जो मेल होता है, उसी को कहा जाता है संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। इसमें देखिए, जैसे इसमें आ दिख रहा है और इसमें भी आ दिख रहा है, तो आ और आ मिलकर बना है आ। इसी मिलन को कहा जाता है संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। यानी वर्णों के इस मिलन को कहा जाता है संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। तो याद रखिएगा, पूछता है कि संधि में वर्णों के मिलन को क्या कहते हैं? वर्णों के मिलन को क्या कहते हैं, या वर्णों की समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं। वर्णों के समीपता को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यानी जो वर्णों की समीपता हो जाती है, जो समीप आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको हम संहिता कहते हैं। याद रहेगा पूरी तरह से, उम्मीद है याद रहेगा हमें। थोड़ा पानी पी लेते हैं तब क्लास चलाते हैं। चलिए देखिएगा, दिया है इतना जान के आप तो संधि क्या होता है। अब संधि 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है संधि। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। 3 संधि होती है। कितनी संधि होती है? 3। स्वर में क्या होता है, इसमें दोनों वर्णों का जो मिलन होता है वह दोनों वर्ण स्वर होते हैं। दोनों वर्णों का जो मिलन होता है वह दोनों वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और दोनों वर्ण स्वर मिलकर ही स्वर संधि बनाते हैं। दोनों वर्ण स्वर होते हैं, स्वर और स्वर मिलकर ही स्वर वर्ण बनाते हैं। जैसे हम लिखें, दिख रहा होगा विद्यालय, लिखे थे भी ना विद्यालय, तो विद्यालय लिखेंगे तो आप देखेंगे विद्या और धन आलय, और देखेंगे आप तो विद्या में आ और आलय में भी आ, और मिलकर भी बनाएगा आ। तो दोनों स्वर और स्वर मिलकर क्या बनाए? आ। तो जब स्वर ही बनाए, इसलिए क्या हो गया? स्वर संधि। क्या हो गया? स्वर संधि हो गया, स्वर संधि हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम देखने गए थे, चमक तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विद्या धन आलय, आ धन आ मिलकर क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन पहले स्वर होगा तो बाद में व्यंजन होगा, अगर पहले व्यंजन होगा तो बाद में स्वर होगा। तो चाहे स्वर व्यंजन हो या व्यंजन स्वर हो, बनेगा क्या? व्यंजन संधि। तो पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो, तब भी बनेगा व्यंजन। अगर पहला व्यंजन होगा और दूसरा स्वर होगा, तब भी बनेगा व्यंजन वर्ण ही बनेगा। क्या बनेगा? व्यंजन वर्ण ही बनेगा। जैसे हम लिख दें दिगंबर, क्या लिख दें? दिगंबर अगर लिख दें, अगर हम लिखें दिगंबर तो आप क्या कहेंगे? जैसे दिगंबर लिख दिए, दिग्दर्शन लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, दिगंबर लिख दे तो आप क्या करेंगे? इसे बनाएंगे, इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन। इसका संधि विच्छेद जो होता है दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। अब देख, दिक क अधूरा है, इसका मतलब है व्यंजन है। पढ़ तो नहीं पाएंगे क को बिना स्वर की सहायता से, लेकिन अगर लिखा गया है तो हलंत लगाकर, इसलिए क अधूरा है। और उसके बाद देखिए स्वर आया है, तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन है, ये बाद में क्या है? स्वर है। तो व्यंजन और स्वर में लेकर बना है ग, बना है क्या? ग, इसलिए हुआ है व्यंजन। तो ग क्या है? व्यंजन जी। तो स्वर और व्यंजन मिलकर बना है
व्यंजन, तो इसलिए क्या है वह व्यंजन है। समझ में आ गया, व्यंजन समझ में आ गया होगा। व्यंजन क्या होता है, चाहे स्वर है चाहे विसर्ग है। अब बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग की बात करें तो मनोभिलाषा, जैसे लिखा जाए मनोभिलाषा, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। मनोभिलाषा, ध्यान रखिएगा, पहले विसर्ग होगा बाद में स्वर हो या व्यंजन, पहले विसर्ग आएगा बाद में स्वर हो या व्यंजन, दोनों में से कोई एक होगा, तब भी बनेगा विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। जैसे है मनोभिलाषा, आपके सामने लिखा है मनोभिलाषा, अगर मनोभिलाषा का हम संधि विच्छेद करें तो मिलेगा मनः धन अभिलाषा, मनः धन अभिलाषा। अब बताइए, मनः आ गया तो विसर्ग आ गया, अब विसर्ग के बाद स्वर आ गया, यह स्वर, विसर्ग और स्वर आने के कारण क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। क्या हो गया, विसर्ग संधि। यह कैसे ओ हो जा रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जानते जाए कि है क्या, होता क्या संधि, तो समझ में आ गया होगा कि स्वर होगा तो स्वर और स्वर का ही मेल होगा, व्यंजन होगा तो स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, विसर्ग होगा तो विसर्ग या स्वर, विसर्ग या व्यंजन के मेल से विसर्ग बनेगा। एग्जाम्पल भी हमने एक एक दे दिया, समझ में आ गया होगा बेहतर। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखते जाइए, जल्दी जल्दी अपने दोस्त यारों को भी शेयर करते जाइए। अगर आप नए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए स्वर, अब संधि की बात करें तो पहले स्वर को डिटेल से पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के, सॉरी स्वर कह रहे हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, यह 5 होती है। कितनी होती है, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद कितनी होती है, 5 होती है। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा जो होता है, बड़ा बड़ा मतलब बड़ी मात्रा। गुण मतलब जिसमें विशेष गुण हो। वृद्धि मतलब जो 1 से 2 हो जाए, 1 से 2 हो जाए। यण मतलब टेढ़ा लंगड़ा हो, क्या हो, लंगड़ा हो। अयाधि मतलब जो किसी, मतलब किसी का उसका अनादर किया जाए, वह अयाधि। अब बात करेंगे हम एक एक के डिटेल से, ठीक है, एक एक के डिटेल से बात करते हैं। चलिए स्वर संधि को डिटेल से पढ़ते हैं। इतना डिटेल पढ़िए कि एक बार पढ़िए, कभी चिंता मत जीवन में करिए कि दोबारा पढ़ना पड़े। एक बार पढ़िए फिर अभ्यास करिए, केवल वो अभ्यास करने से आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार डिटेल से, उसमें कुछ भी बचे ना। तो स्वर संधि में हमने बताया था 5 प्रकार की, एक दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि, 5 होती हैं। उसमें 5 का डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब होता है, आप पढ़े होंगे, यहाँ वर्डों की बात है। संधि में ध्यान रखिएगा किसकी बात, माइंड में भर जाना चाहिए, वर्ड की बात है। तो बताइए वर्ड है, इस माइंड में ना बढ़िया से सुबह स्नान करते हैं ना, तो क्या करिएगा, इसको निकाल कर माइंड को साबुन से बढ़िया से, जो शैम्पू साबुन लगाते हैं, निकाल के और उसको धो के फिर पहन लीजिएगा, ताकि दिन भर फ्रेश रहे माइंड, ठीक ना। इस काम किया करें, जब उसको भी फ्रेश रखेंगे तो फ्रेश रहेगा। तो पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, दीर्घ मतलब बड़ा वर्ड होगा। तो वर्ड आप बताइए, हमने वर्ड भी पढ़ाया था, तो वर्ड में बताएंगे आप, वर्ड में कौन दीर्घ था, वर्ग में कौन दीर्घ था, आ, ई, बड़ी था ना जी, बड़ी ई था ना, अब बड़ा ऊ था ना, बड़ा ऊ था ना जी, आ ई बड़ा ऊ था ना, आ ई ऊ। अब फिर कौन था आपका, आई ओ तो नहीं छोड़ना हमने, 3 ही से मतलब है। और एक आपको री, तो री बड़ी री, अभी बताएंगे री, उसमें डबल री क्या होता है, ये 3 से मतलब है। यानी आप देखेंगे इसमें आ, आप देखेंगे इसमें ई, आप देखेंगे इसमें ऊ, आप देखेंगे इसमें री। ऐसे देखे होंगे बचपन में, इसमें 3 मात्रा होती थी। कितनी होती थी, 3 होता था। तो बड़ी री से कहते थे, क्या कहते थे, बड़ी री कहते थे। तो ये आप देखेंगे 3 यह होते हैं, समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 3 होते हैं, ठीक है। देखिएगा आ ई उ री, आ ई उ री होते हैं। देखिए देखते हैं हम दीर्घ स्वर में आ ई उ री होता है। दीर्घ स्वर संधि में क्या है, अंकः श्रवणे दीर्घ, तो होता आ ई उ री, री होता है। देखिए कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा। आ जब कहीं देखिए आ की मात्रा ऐसा होता है ना, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और किसकी मात्रा, री की, कहाँ दिखेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। तो मिलन वर्ड में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, मिलन वर्ड में दिखेगा। आ की मात्रा दिख जाए, मिलन वर्ड में ई की मात्रा दिख जाए, मिलन वर्ड में ऊ की मात्रा दिख जाए, मिलन वर्ड में बड़ी री की मात्रा दिख जाए, वहां पर होगा दीर्घ स्वर संधि। कैसे यह आएगा, चाहे आप हरस स्वर अ हो और अ के साथ अ होगा तब भी बनेगा आ। ध्यान से देखिएगा, अ के साथ आ होगा तब भी बनेगा आ, या आ पहले हो या बाद में तब भी बनेगा आ, और आ धन आ होगा तब भी बनेगा आ। क्या बनेगा, आ। यानी पहले पद में अ आए या दूसरे पद में भी अ आए तब भी बनेगा आ, यानी होना चाहिए हर्ष या दीर्घ ही। दूसरा ई भी उसी प्रकार है, ई धन ई बनेगा तब भी ई, और ई धन ई तब भी बनेगा ई, और ई अधन ई बनेगा ई। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ऊ का देखेंगे तो ऊ धन ऊ मिलकर बनेगा ऊ, ऊ धन ऊ तब भी बनेगा ऊ, और ऊ धन ऊ तब भी बनेगा ऊ। इसी प्रकार री का देखिएगा तो री धन री मिलकर ही बनेगा री, लेकिन यह री होता है बड़ी, बहुत कम इसका प्रयोग, या हिंदी में इसका प्रयोग नगण्य के बराबर है। या हिंदी का में इसका प्रयोग हटा दिया गया है। जो भारतीय संविधान में वर्णित देवनागरी लिपि है उसमें से बड़ी ई री को हिंदी में से हटा दिया गया है, लेकिन संधि में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना, तो संधि में पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे बनता है, चाहे आपको कोई भी दिखे तो आपको दिख रहा होगा संधि विच्छेद में यह दोनों दिखेगा, यह सब दिखेगा, तो आपको क्या मानने होगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। यह हो गया होगा, नोट कर सकते हैं इसको, फिर नोट कर लीजिए, तब थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं। नोट कर लिए, रफ कर देते हैं। अब एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या ऐसे होता है। जैसे लिखा जाए धनार्थी, लिखा जाए धनार्थी, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में क्या करेगा, कहेगा धनार्थी में कौन सा संधि है, तो कौन सी संधि है, तो आप संधि विच्छेद अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो पहचान नहीं पाएंगे। समय बचाना है तो विदाउट संधि विच्छेद का, बिना संधि विच्छेद का भी कर सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि इसमें मूल शब्द कौन है। मूल शब्द का मतलब है जिसे बदला न जा सके, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, जिसे बदला न, जिसे तोड़ा न जा सके, वो मूल शब्द होते हैं। इसमें दो सार्थक शब्दों के जो अंतिम वर्ड होता है एक का और दूसरे सार्थक का पहला वर्ड होता है, वही मेल होता है। तो पहले सार्थक ढूंढिएगा, पहला सार्थक आपको मिल रहा होगा, सामान्यतः यही होता है। हम कुछ में अपवाद होगा देखेंगे, सामान्यतः यही होता है। तो पहला धन दिख रहा होगा, धन। अब धन में कौन सी मात्रा लगी है, बस ये ढूंढना है। तो धन में कहेंगे कि आ की मात्रा लगी है। जब आ की मात्रा लगी है तो कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। आ की मात्रा लगी है तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो मिलन वर्ड ढूंढिएगा, मिलन वर्ड में कौन सी मात्रा लगी है, वैसी से पहचान कर हम कह देंगे। तो अगर बड़ी बड़ी लगे आ ई उ री है, हम कह देंगे दीर्घ स्वर संधि। अभी दीर्घ की बात करें, इसका संधि विच्छेद अगर करें तो धन, अब बताइए इसमें कौन मात्रा लगी, तो आप कहेंगे आ की। यही आ की मात्रा आगे जुड़ जाती है, लेकिन आगे जोड़ते समय ध्यान रखते हैं कि उसका एक सार्थक शब्द होना चाहिए, कोई निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, कोई शुद्ध शब्द होना चाहिए। तो शुद्ध शब्द लिखने आर्थी तो लिखेंगे नहीं, जब आर्थी नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे औरथी। क्या लिखेंगे, औरथी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, औरथी, क्योंकि आप पढ़े थे अभी
कि अ इसमें दिख रहा है लास्ट में पहले शब्द का अंतिम स्वर होता, अंतिम वर्ड में जो स्वर होता वह, तो पहले स्वर के पहले शब्द के अंतिम वर्ड में स्वर कौन है? अ न, अ न, न भाई व्यंजन अधूरा होता है उसमें स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसमें अ लगा है। फिर अर्थी, अर्थी में दिख रहा है पहला शब्द का, फिर शब्द का पहला अक्षर अ, तो अ और अ मिलकर क्या होता है? आ, तभी न बनता है धनार्थी, तभी न बनता है धनार्थी। समझ में आया? तो पूरी तरह सीख लीजिए, एक बार सीखिए, बार बार नहीं। तो हो गया धनार्थी, धन धन अर्थी मिलकर हो गया धनार्थी, मिल जाएगा। कि पहले मूल शब्द छूट लेंगे, तो मूल शब्द निकला धन, धन में आ की मात्रा लगी, इसका मतलब है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि विच्छेद करने की बात आ गई, तो मूल शब्द को पहले अलग करिए, इसमें जो मात्रा लगी है अगले वाले वर्ड में जोड़ दीजिए। थी पहले से था, इसमें मात्रा आ के लगे थे, आर्थी कोई शब्द होता नहीं है सार्थक, इसलिए हम अर्थी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थी लिखेंगे। अ धन अ मिलकर क्या मिल गया? आ, इसमें कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। हम अनेकों उदाहरण लिखते हैं, आप बनाइएगा, तुरंत बनाइएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी से सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। वेद धन अंत, बताइए वेद धन अंत है, आपको वेद में दिख रहा होगा अ और अंत में भी दिख रहा होगा पहला वर्ड अ और वेद का अंतिम वर्ड अ, तो अ और अ मिलकर होगा आ, क्या होगा? आ, संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा। तो यह है संधि विच्छेद। अब संधि करना है, तो वेद पहला मूल शब्द है, अब अ और अ मिलकर इसमें दिख रहा अ और इसमें दिख रहा अ और अ मिलकर आ लिखा नहीं जाता, आ की मात्रा लगी रहती, तो आ की मात्रा लगी हो जाएगा वेदा। अब इसके बाद इसमें से अ निकल गया, ध्यान दिख रहा होगा, इसमें से अ निकल गया क्योंकि इसमें अ था, इसमें अ था, इसमें अ चला गया, बचा क्या है? नत, तो इसमें जोड़ देंगे नत, तो हो जाएगा वेदांत। क्लियर हो गया होगा? इसी प्रकार भग्न धन अवशेष दिख रहा है, तो न में दिख रहा अ और अवशेष में दिख रहा अ, तो अ और अ मिलकर आ, अब आ की मात्रा किसमें लगेगी? न में, तो न में लगेगी तो हो जाएगा भगना, और इसमें अ हटा देंगे तो बचेगा वशेष, तो हो जाएगा भगना वशेष। दोनों ध्यान से देखिएगा, यह नहीं अब इसी तरह संधि विच्छेद कर देता है, संधि लिखने के लिए देगा, या तो संधि विच्छेद कर देगा और तुरंत पूछ देगा संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी तुरंत पूछ देगा, तो भग्नावशेष, भग्नावशेष है। वेद धन अंत तो वेदांत है। अब देखिए सूर्य धन अष्ट, जब अ और अ मिले तो तुरंत समझ जाइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। इसमें भी आ की मात्रा मिलन वर्ड तक दिखे, तुरंत समझ जाइएगा कौन सी दीर्घ स्वर संधि है। इसे भग्नावशेष दे दे तो आप तुरंत समझ जाइएगा, आ की मात्रा लगी इसलिए भग्न, और उसके बाद आ जुड़ेगा, अवशेष कोई शब्द शाब्दिक अर्थ होता नहीं है। सामान्यतः संधि में दोनों शब्द सार्थक होते हैं, जो अपवाद होते हैं उनको पढ़ेंगे। सूर्यास्त, इसमें होते सूर्य तो होगा ही होगा, सूर्य में अ दिख रहा है, इसमें भी आ हो जाएगा, सूर्या अष्ट, तो सूर्यास्त। सब, इसमें भी क्या हो जाएगा? सहस्त्र, इसमें आ जुड़ जाएगा तो सहस्त्रा हो जाएगा, और इसमें बदी जुड़ जाएगा, सहस्त्राब्दी हो जाएगा। इसी तरह शताब्दी है, तो बताइए शताब्दी है तो आप कहेंगे शत और उसमें आ, तो शताब्दी जुड़ जाएगा तो शताब्दी हो जाएगा। अब बताइए वातयन है, तो आप कहेंगे वात है, उसमें अ धन आ हो जाएगा, आ यन जोड़ देंगे तो वातयन हो जाएगा, वातायन हो जाएगा। अब कहेंगे आग्नेय है, तो इसको जोड़ेंगे आग्नेय कर देंगे, आप आग्नेय करेंगे और उसमें आग मतलब आग्नेया हो जाएगा, आप इस जोड़ देंगे आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यह आपने संधि विच्छेद से संधि बनाया, तब भी पहचान ली होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अनेक उदाहरण पढ़ेंगे। अब हम संधि से संधि विच्छेद भी करेंगे। गीतांजलि क्या है? गीतांजलि, अगर गीतांजलि है तो हम इसको क्या बनाएंगे? अब गीतांजलि में मूल शब्द जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे गीता, अरे गीता कोई मूल शब्द नहीं है, नाम है, उसमें प्रत्यय लगा है आ, प्रत्यय क्या लगा है? आ, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं, गीता लिख देते हैं, गीता नहीं बल्कि गीत एक मूल शब्द, देखिए सार्थक अर्थ है ना जी, तो गीत, इसके बाद आ की मात्रा लगी इसमें, तो आगे जोड़ देंगे
और आगे जोड़ेंगे तो क्या अंजलि तो होगा नहीं, अंजलि होता है, तो गीत धन अंजलि हो जाएगा, गीत धन अंजलि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पूर्वाहन का है तो आप कहेंगे पूर्वाहन में आ की मात्रा व पे लगी है तो आप कहेंगे पूर्व हो गया। अब आ की मात्रा आगे जोड़ेंगे तो कहेंगे आप आहन हो जाएगा, लेकिन आहन नहीं होता है, आहन नहीं होता बल्कि आहन होता है। क्या होता है? आहन होता है। आहन आपको पढ़ने में लग रहा होगा शुद्ध, लेकिन नहीं, आहन लिखिएगा, इसको भी हाईलाइट करिएगा। पूर्वाहन हो गया, मध्याह्न हो गया, अपराह्न हो गया, इन सब में मध्य धन आहन, अपराह्न तो अपधन आहन, इस सब में ध्यान रखिएगा। तो पूर्वाहन का पूर्व धन आहन होगा, पूर्व में अ इसमें और अ मिलकर आतन हुआ था पूर्वाहन। इसी तरह सर्वांगीण है तो सर्वांगीण है तो क्या होगा? सर्व हो जाएगा और इसकी बिंदी आगे जाएगी, आ की मात्रा आगे जाएगा तो आंगीण होता नहीं बल्कि अंगीण होता है, तो सर्वधन अंगीण लिखिएगा, सर्वधन अंगीण लिखिएगा। मध्याह्न है तो मध्य, और फिर कहेंगे आप आहन लिख दे, नहीं आहन नहीं बल्कि आहन होगा। क्या होगा? आहन होगा। तो जब आप अभ्यास करेंगे तब ना आएगा। अब बोले एक ट्रिक लिख लीजिए, ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा और इसके आगे कुछ नहीं, कुछ ना संभव। अगर ऐसा ही होता तो बताइए जो हिंदी शास्त्री रहे होंगे, हिंदी विद्वान रहे होंगे, वो इतने लिखने में इतने संघर्षों के बाद किताब को लिखे होंगे, इतने शब्दों को जोड़े होंगे, पीएचडी करते हैं, इतने पीएचडी 5 साल 10 साल सर्च करने में लग जाते हैं, शब्दों को बनाने में, ढूंढने में, और आप एक ट्रिक से पूरी किताब को ही खत्म कर दें। ऐसा होता तो सभी लोग नहीं कर लेते, रस बनाकर पी जाते जी। कहने के लिए इस वादे में मत जाइए, नेताओं की तरह झूठे वादे में मत जाइए, जो झूठे वादे करते हैं, ट्रिक बता देंगे खत्म हो जाएगा, नेता कहते हैं पुल बना देंगे पूरा आवागमन सही हो जाएगा। नेताओं की तरह वादे पे मत जाइए, सही से पढ़िए, पूरा डिटेल पढ़िए। शोकान लिखा है शोकान्वित, शोकान्वित में क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा मूल शब्द आपका, मूल शब्द निकालिए, क्योंकि शोका में ही मिलन है तो मिलन आ है, आ उधर जाएगा, तो बताइए आ उधर जाएगा, अन्वित होता नहीं, अन्वित होता है। क्या होता है? अन्वित होता है, तो शोक धन अन्वित हो जाएगा, शोक धन अन्वित हो जाएगा। त्रिपुरारी है तो त्रिपुरारी में हो जाएगा त्रिपुर, क्या हो जाएगा? त्रिपुर, क्योंकि आ की मात्रा यहाँ लगी है। अब इसमें बाद अरि, आरी नहीं अरि, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि, ध्यान रखिएगा। यह भावाविष्ट है तो बताइए भावाविष्ट है तो आपको मन में भावा नहीं, भाव होता है मूल शब्द। क्या होता है? भाव होता है। अब भाव धन, अब देखिए अब कहेंगे आविष्ट, भाव धन आविष्ट होता है कि अविष्ट होता है? तो भाव धन आविष्ट नहीं बल्कि क्या होगा? भाव धन आविष्ट, आविष्ट कोई शब्द नहीं होता, तो आविष्ट ही लिखिएगा, भाव धन आविष्ट ही लिखिएगा, कोई अविष्ट कोई शब्द नहीं होता है ना, अविष्ट नहीं आविष्ट। क्या होता है? आविष्ट, अविष्ट नहीं आविष्ट। पढ़ेंगे ना सामान्य रूप से तो पता चल जाएगा, आविष्ट से शब्द निकलता है, भाव होता है धन आविष्ट, अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ, तो इसलिए भाव धन आविष्ट होगा तो हो जाएगा भाविष्ट। इसी तरह लिखा होगा आर्यवर्त, दिख रहा होगा आर्यवर्त, तो आर्यवर्त में हो जाएगा आर्यावर्त जी, सॉरी आर्यावर्त, तो आर्य धन, अब इसमें आ की मात्रा उधर जाएगा तो हो जाएगा आवर्त, क्योंकि आवर्त होता नहीं है, आर्य धन आवर्त हो जाएगा, आर्य धन आवर्त हो जाएगा। एक लिखे हैं ऐक्यात्म, ऐक्यात्म लिखे हैं तो यह हो जाएगा ऐक्य और धन आत्म, ऐक्य धन आत्म, तो यह हो जाएगा ऐकात्म। समझ में आया होगा इतना एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर समझ में आया होगा। दीर्घ स्वर संधि और एग्जाम्पल करते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अनेकों उदाहरण देखते हैं, पूरा का पूरा जितना उदाहरण देखेंगे उतना। देखिए लिखा है विवाद है ना आस्पद, तो विवाद में अ, आस्पद में आ, अ और आ गया तो क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। अ और आ मिलकर मिलेगा आ, तो ध्यान रखिए विवाद। अब इसमें आ तो आ की मात्रा विवाद हो गया, इसमें आ का गायब कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इस पद कभी भी गलत नहीं होगा बाबू, विवादास्पद हो गया। स्वागत धन आकांक्षी, तो बताइए स्वागत में अ दिख रहा है, आकांक्षी में आ दिख रहा है, तो अ धन मिलकर और आ मिलकर आ हो जाएगा, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि। यहाँ अ यहाँ आ,
तो बताइए आप क्या करेंगे, लिखेंगे स्वागत, और स्वागत में आ हो गया तो आ की मात्रा स्वागता, फिर अगला वर्ड आ को हटाकर कांची केवल जोड़ दीजिएगा तो स्वागता कांची हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। यहाँ है अन्न, अन्न में आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा अन्ना हो जाएगा, गार को जोड़ दीजिए अन्ना गार हो जाएगा। जन है, यहाँ जन है, इसमें आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा जना हो जाएगा, कीड़ को जोड़ दीजिएगा तो कीड़ हो जाएगा। गर्भधन आशय है तो गर्भ लिखिएगा, अगर में ये आ की मात्रा जोड़ दी गर्भा हो जाएगा और सय को लिख दीजिएगा गर्भाशय हो जाएगा। कितना आसान है बताइए। सुधांशु है तो सुधा, और इसमें अंशु है तो क्या करिएगा सुधांशु कर दीजिएगा, अंशु यानी खाली सु जोड़ दीजिएगा। इसमें दाक्षा धन अरिष्ट है तो दाक्षा लिखिएगा और दाक्षा आ लग गया ना, और इसमें बाद अ हटाकर रिष्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा दाक्षारिष्ट। अब कहेंगे कि इसमें आ लगा तो आ नहीं लगा, अरे आ धन अ मिलकर भी आ ही होगा, आ पहले से लगा आ लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया आ दाक्षारिष्ट। आ और आ मिलकर भी आवा होगा तो आ ही लगाएंगे। दीक्षा धन अंत बताइए, दीक्षा आ है और इसमें अ और आ मिलकर आ की मात्रा लगा दीक्षा हो गया। अब केवल नंत जोड़ना है, इसमें अंत जोड़ दीजिएगा दीक्षांत हो जाएगा, हो जाएगा दीक्षांत हो जाएगा। अब देखिए चिंता धन आतुर है तो बताइए चिंता धन आतुर है तो चिंता लिखिएगा और आतुर में आ हटाकर आ और आ मिलकर आ होगा, चिंता में आ आतुर में आ और आ मिलकर आ तो आ लगा दी चिंता में। अब लिख दीजिएगा तुर तो हो जाएगा चिंता तुर, चिंता तुर हो जाएगा। इसी तरह दया धन आनंद है तो लिखिएगा दया में आ हो गया और बाद में आ है, आ और आ मिलकर आ तो आ हो जाएगा, आ की मात्रा लगा देंगे दया में हो गया, फिर नंद जोड़ दीजिएगा तो दया नंद हो जाएगा, हो जाएगा दया नंद हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। एक बार अभ्यास करिए, बार बार नहीं, थोड़ा सा मत खाइए, पूरा पूरा खाइए, दिन भर के लिए भोजन बन जाए। कृपा कांची, अब इसका संधि विच्छेद करना, हम संधि विच्छेद से संधि किए, अब संधि से संधि विच्छेद करना है तो लिखिए कृपा तो होता है ना कृपा, कृप तो होता नहीं है तो मूल शब्द लिखिएगा कृपा। अब इसमें आ की मात्रा आगे जोड़ दीजिएगा, आ की मात्रा आगे जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कृपाधर आकांक्षी। समझ में आ गया, क्योंकि आकांक्षी तो होता नहीं है, आकांक्षी न होता है। आगे है सेवार्थ तो सेवा होता है, सेव तो होता नहीं मूल शब्द है तो सेवा कर लीजिए मूल शब्द, और उसमें अगला आ की मात्रा आगे जुड़ेगा तो आगे जोड़ दीजिए। अर्थ होता नहीं है इसलिए अर्थ होता है तो लिखिएगा सेवा धन अर्थ। शुद्ध शब्द लिखना है जिसका सार्थक शब्द हो, हाँ कुछ में नहीं होता है तो उसमें प्रत्यय उपसर्ग या धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर मूल शब्द नहीं आते, धातु या उपसर्ग लिखे जाते हैं। ऐसे कविच्छा है तो कवि होता है मूल शब्द। अब आगे कवि, अब बताइए इसमें ई दिख रहा है ना, कविच्छा, कविच्छा यह गलत लिखा है, कवि में यहाँ बड़े ई होगी, कविच्छा होगा, ठीक है कविच्छा होगा। अब बताइए बड़ी दिख रहा है ना, तो बड़ी दिख रहा है तो बड़ी कब आएगी, या तो दोनों छोटी मिलकर बड़ी, या तो एक बड़ी दूसरी छोटी तो बड़ी, या तो दोनों बड़ी, यही ना आएगा। तो कविच्छा है तो कवि में छोटी होता मूल शब्द हो गया। अब बताइए आगे इच्छा में बड़ी की छोटी, तो छोटी कहेंगे, तो यहाँ छोटी मिलकर यहाँ छोटी मिलकर बड़ी लगा था ना तो कविच्छा हो गया था। क्या हो गया था, कविच्छा। समझ में आया, ठीक बा। प्रतीत है तो बताइए प्रति होता है कि नहीं, प्रति में छोटी होता है तो इसमें छोटी हो गया। अब हमको आगे भी ई चाहिए क्योंकि समान मिलेगा, ई चाहिए, बताइए ई तो होता है, बताइए इसमें भी छोटी और ये भी छोटी, मड़ी की मात्रा लगी थी ना तो प्रतिधन ई तो हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। मणिंद्र तो हो जाएगा मणि होता है तो मणि में छोटी होता है ना, मणि और धन इंद्र में भी छोटी है ना तो मणिंद्र हो जाएगा। क्षितीश है तो बताइए क्षिति होता है, क्या होता है, क्षिति होता है। अच्छित धन ईश होता है, क्षित में छोटी होता है। अब बताइए ईश होता है, ईश, इसमें बड़ी होता है क्योंकि इसमें ई इधर चला जाएगा, ईश में बड़ी होता है, ईश आराम से पढ़ते हैं, सार्थक शब्द होना चाहिए। तो ईश तो छित धन ईश तो क्षितीश। इसी तरह गिरीश है तो गिरी में छोटी ही होता है गिरी, और फिर हो जाता है ईश तो गिरिधन ईश। अब हिस्सा होता है,
अभी में भी छोटी होता है, और इप्सा हो जाएगा, इप्सा में बड़ी होता है, इप्सा। अब इधर इप्सा हो जाएगा, बिछड़ है। आप कहेंगे यहाँ तो मिलल कुछ है, ये नहीं, अरे है, बी एक धातु उपसर्ग है, बी 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 होता है ना, हाई बी लिखते हैं इसलिए धातु, यही देखिए आलेख करना, इसमें मूल धातु नहीं है लेकिन बी है, बी। इसके बाद इसमें क्या, इच्छड़, बी धन इच्छड़, इच्छड़ में बड़ी, इच्छड़ में क्या होगी, बड़ी, तो बिच्छड़। फिर योगींद्र है, योगींद्र ध्यान रखिएगा, तो योगींद्र में होता है योगी, योग मत लिखिएगा, योगी होता है, और उसके बाद इंद्र होता है, योगी धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, योगींद्र, योगींद्र, समझ में आ रहा। लक्ष्मीना है, तो लक्ष्मीना में क्या होगा भाई, लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी के बाद इसमें ई की मात्रा आगे जुड़ जाएगी, तो लक्ष्मी धन ईना होगा, ईना में बड़ी, ईना नहीं पढ़ते, ईना पढ़ते हैं, ईना में बड़ी। फिर देवीच्छा है, तो देवीच्छा में तो देवी होता है, और देवी में बड़ी ही होती है, और फिर इच्छा में छोटी ही होती है, तो देवी धन इच्छा हो जाएगा, देवी धन इच्छा, देवीच्छा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना एग्जाम्पल। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि जितना भी कंफ्यूजन है सब का सब दूर हो जाए एक ही बार में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण देखते हैं। जितना आप अभ्यास कर लेंगे उतनी सभी कंफ्यूजन दूर हो गया, कंफ्यूजन दूर ही हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको अपने आप बना सकते हैं आप। लेकिन दिखा देते हैं, लिखा है श्रीधर ईश, श्रीधर ईश, इसमें भी बड़ी ई दिख रही है, और इसके पहले वर्ड में भी बड़ी ई दिख रही है। श्री भी एक धातु होता, सॉरी पद होता, शब्द होता है, और ईश भी एक मूल शब्द है। अब बताइए, इसमें ई और ई मिलकर हो जाएगा तो श्री, तो श्री हो जाएगा, ठीक ना। अब ई यहाँ से गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, स, तो श्रीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ फड़ी, तो फड़ी में बड़ी, और यहाँ भी ईश्वर में बड़ी, दोनों ई और ई मिलकर हो जाएगा, ई की मात्रा तो लगेगी, ई की मात्रा वो भी बड़ी लगेगी, तो फड़ी हो जाएगा। यहाँ से ई समाप्त हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, तो फड़ी स्वर हो जाएगा। क्या कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह नारी, तो नारी में बड़ी हो जाएगा, तो हो जाएगा नारी, बड़ी लगेगा, फिर स्वर हो जाएगा, तो नारीश्वर हो जाएगा। इसी तरह विदुधन उदय है, तो बताइए बड़ा उ होना चाहिए, बड़ा उ, अभी दीर्घ स्वर पढ़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ छोटा उ है, और यहाँ भी छोटा उ, यानी छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ की मात्रा लगी। इसका मतलब विदु में कौन सी मात्रा, बड़ा, कि आपका वर्ड भी गलत नहीं होगा कि कौन सी मात्रा विदु में लगेगी, तो विदु क्या होगा, बड़ा उ होगा। और धन उदय में उ निकल गया, द जोड़ेंगे तो विदुदय, क्या हो जाएगा, विदुदय। लेकिन अगर केवल सिंगल विदु लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे, उसमें छोटा उ, विदु जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन विदुदय में देर से पढ़ते हैं, इसलिए बड़ा उ। लघुत्तर उसी तरह हो जाएगा, तो लघु में हो जाएगा बड़ा उ, क्योंकि उ और उ मिलकर बड़ा उ, और फिर तर ले देंगे तो लघुत्तर हो जाएगा। भानुदय भी उसी तरह हो जाएगा, भानु में हो जाएगा बड़ा उ, और फिर दय जोड़ देंगे तो भानुदय हो जाएगा। फिर साधु उपदेश में भी, तो साधु उपदेश में भी वही हो जाएगा, तो साधु में हो जाएगा बड़ा उ और उ मिलकर पदेश जोड़ देंगे, साधु पदेश हो जाएगा। लघुर्मी है, लघु धन उर्मी है, तो लघु में बड़ा उ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, क्योंकि छोटा उ और बड़ा उ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा उ, और इसमें मिर जुड़ा, मी बचा हुआ तो लिख देंगे मिर, तो लघुर्मी हो जाएगा। इस धातु धन उष्मा है, तो धातु में बड़ा उ हो जाएगा, और उष्मा है उ गायब हो गया, समा जोड़ना केवल, धातुष्मा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए संधि दिया है, संधि विच्छेद करना है, तो लिखा है वधुत्सव, तो देखिए वधुत्सव लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या, वधु, क्या लिखेंगे, वधु लिखेंगे। अब वधु देखिए देर से पढ़ेंगे, वधु, और फिर उत्सव, तो इसलिए लिखेंगे वधु, तो देर से, तो बड़ा उ, अधन उत्सव, तो छोटा उ, तो बड़ा उ और छोटा मिलकर तब भी बड़ा उ होगा, इसलिए वधुत्सव लिखा था। लिखा है भूत्सर्ग, भू, भू में हम बड़ा उ लिखते हैं ना, भू, और फिर लिखते हैं उत्सर्ग, क्या हो जाएगा, इसका उ इधर चला जाएगा तो हो जाएगा उत्सर्ग, उत्सर्ग में छोटा उ लिखते हैं। समझ में आ रहा है बेहतर, एकदम से आ रहा होगा, क्योंकि भू इसमें उ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे उत्सर्ग।
अब देखिए वधुल्लास, तो ऊपर जैसे वधुत्सव था उसी तरह वधुल्लास हो जाएगा। अरे वधु, तो वधु में बड़ा ऊ और इसका ऊ चला जाएगा आगे, ऊ लिखेंगे उल्लास, और उल्लास में छोटा ऊ लिखते हैं, इसे लिखिएगा वधुधन उल्लास। अब आगे है, अच्छा इसको लिख दिए भूधन उधर, अच्छा इसको संधि लिख दिए, संधि विच्छेद, संधि करना कोई बात नहीं, बीच में आगत कर दीजिए। तो बताइए ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ, तो हम लिखेंगे बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर धर्व है तो लिख देंगे भूधर्व, हो जाएगा ना भूधर्व। अब है सरयुर्मी, तो सरयुर्मी में है तो क्या हो जाएगा सरयू पहले हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऊन है जी। अब फिर इसमें बड़ा ऊ है, आगे जुड़ जाएगा ऊ, तो उर्मी छोटा ऊ होता नहीं बड़ा ऊ होता है, तो लिखेंगे उर्मी। सरयुधन उर्मी। भूजा है, अब लिखिए भूजा है तो भू बड़ा ऊ रहता है, अब इसमें ऊ उधर जाएगा तो ऊ हो जाएगा ऊर्जा, तो छोटा ऊर्जा में होता नहीं इसलिए ऊर्जा बड़ा ऊ ना जी, शुद्ध शब्द लिखने आता है ऊर्जा। अब ध्यान रखिएगा री का दिख रहा होगा आपको, देखिए जब आपको हिंदी में पूछेगा री का संधि विच्छेद तो ऐसे लगाएगा, डबल री की मात्रा देख ले बड़ी में, तो ऐसे अगर यह ऐसे लिख दिया तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। अगर केवल सिंगल री की मात्रा लगाया तो पितृ का संधि विच्छेद हिंदी में नहीं होगा, वह गलत है, उसका संधि विच्छेद नहीं होगा क्योंकि छोटी री नहीं आएगी, बड़ी बड़ी री आएगी। तो संधि विच्छेद करने के लिए या संधि पूछेगा तो अगर इसमें पूछेगा तो कह दीजिएगा कोई भी संधि नहीं है, इसमें पूछेगा तो कहिएगा दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रित, प्रित में लिखा जाएगा री, लेकिन पितृ में लिखा जाएगा डबल री होता है, बड़ी वाली री लिखता है, समझ में आ रहा। आप फिर लिखेंगे रीढ़, क्या हो जाएगा रीढ़, तो पितृ धन रीढ़ मिलकर होता पितृढ़, बड़ा देर पढ़ेंगे अब। इसी तरह मातृढ़ है तो मातृ अधन रीढ़, मातृधन रीढ़ तो मातृढ़। इसी तरह भातृधि है तो भातृ अधन रिधि, भातृधन रिधि भातृधि। इसी तरह होत्रिकार है तो होत्री अधन रिकार, होत्रिधन क्या हो जाएगा रिकार, होत्रिकार। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अपवाद में दो है, ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर संधि में दो अपवाद है, कभी कभी देता है या तो वैसे ही लिख देते, जैसे युवावस्था है, युवावस्था है तो इसको देखिए इसका संधि विच्छेद होना चाहिए युवा अधन अवस्था, लेकिन गलत है, लेकिन क्या है गलत है, तो यहां लिखता है युवन अधन अवस्था, युवन धन क्या लिखता है अवस्था, तो न यहाँ विलुप्त हो जाता लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है लग जाता है, तो यहाँ लिखिए युवन धन अवस्था युवा अवस्था, या तो देगा युवा धन अवस्था तब भी, अगर ऑप्शन में युवन धन अवस्था नहीं दिया है युवा धन अवस्था दिया है तो सही लगा दीजिएगा, भाई ऑप्शन नहीं दिया है तो हमको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर युवन धन अवस्था दिया है और युवा धन अवस्था भी दिया है तो ध्यान रखिएगा हमें लगाना होगा युवन धन अवस्था को। इस तरह योगीश्वर है, योगीश्वर का योगी धन ईश्वर होना चाहिए ना, नहीं योगीन धन ईश्वर होता है, इसका योगीन धन ईश्वर होता है, इसका संधि विच्छेद होता है योगीन धन ईश्वर होता है। योगीन धन क्या होता है ईश्वर होता है। अब ध्यान रखिए यहाँ न का विलोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, बन जाता है योगीश्वर। तो ध्यान रखिए कि यह दो अपवाद है आपके, इन दो अपवाद युवावस्था तथा योगीश्वर दो अपवाद है, योगीन युवन, योगीन युवन होता है, योगीन और युवन होता है। हमें उम्मीद है कि आप दीर्घ स्वर संधि में कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ी सी छूट गया था, हमने लिखा था अकह सर्वणे दीर्घ, उसका हमने अर्थ नहीं बताया, अकह सर्वणे दीर्घ, अकह सर्वणे दीर्घ मतलब हर्ष और स्वर मिलकर जो दीर्घ बनाते हैं उसका सूत्र होता है, संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है अकह सर्वणे दीर्घ, अकह सर्वणे दीर्घ किसका सूत्र है, तो कहिएगा अकह सर्वणे दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। मतलब कह रहा है कि समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ बना देते हैं, सवणे मतलब समान
अ मिलकर आ, या आ मिलकर आ, ई मिलकर ई, तो समान स्वर मिलकर बड़ा बना देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, तो उसे अकः सर्वणे दीर्घम। यह था सूत्र उसका था। हमें पूरी उम्मीद है कि एकदम से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा दीर्घ स्वर में, पूरा का पूरा लगा देंगे। पसंद आएगा ये क्लास आपको तो आगे बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। वॉच टाइम पूरा फुल वीडियो देखिएगा, अधूरा नहीं। उम्मीद पूरी तरह आएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।